आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सत्ता की साझेदारी है, यानी कि सत्ता की साझेदारी चैप्टर में सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम इसे कवर करेंगे और चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो ये जो बताया गया है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, उसी टाइम एक विचार आया जो था सत्ता की साझेदारी। यानी जिस टाइम लोगों का मानना यह था कि जो पावर है उसकी शेयरिंग नहीं हो सकती, यानी सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता, उसी टाइम लोगों के सामने एक ऐसा विचार आया जो था सत्ता की साझेदारी। अब ये विचार ऐसा होना चाहिए क्योंकि लोगों का अगर हम बात करें, जो पहले के लोगों का मानना था कि सत्ता की साझेदारी नहीं की जा सकती है या फिर अगर हम कर दे तो हमारे लिए समस्या है। अब इसलिए था क्योंकि अगर बात करें तो पहले के टाइम में जो पावर था वो किसी एक के हाथ में ही था, जिसे हम राजा कहते थे, या फिर एक शासक के हाथ में था, ठीक है, जो पूरा शासन संभालता था। पर उसी टाइम एक विचार आया कि देखो, जो शासन व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार करते हैं और जो पावर है जो एक के हाथ में थी वो उसे हम कई भागों में बांट देते हैं। अब यहाँ पर नोट करने की बात ये थी कि जो अवधारणा है वो बहुत लंबे समय से चल रही थी। अवधारणा यानी मान्यता, विचार, ठीक है, कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में हो, यहाँ पर व्यक्ति होगा, ठीक है, या फिर किसी एक व्यक्ति समूह के हाथ में हो। यानी पूरी तरीके से यह बताया जा रहा है कि जो पावर है उसे बांटा नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है कि लोगों का मानना था कि सत्ता को यदि हम बांट दे, पावर को अगर हम बांट दे, यानी उसका बंटवारा किया जाए, तो जो फैसला यानी कि समस्या का समाधान सही समय पर नहीं होगा। लोकतंत्र क्या था? अब लोकतंत्र इसलिए यहाँ पर है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही सत्ता की साझेदारी का ये जो तरीका है वो अपनाया गया है, ठीक है। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, या फिर प्रतिनिधि यानी गवर्नमेंट का चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। इस व्यवस्था के लाभ क्या क्या है इसे भी हम जानते हैं। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं, यहाँ पर चलाते हैं होगा, सॉरी। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें और सबका हित देखा जाता है। अधिकतम अधिकतम नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, ऐसा माना जाता है। यानी कि यहाँ पर आम जनता को भी यह अधिकार दिया जाता है कि वो दल बनाकर राजनीति का हिस्सा बने। अब यहाँ पर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है? तो शासन के तीन भिन्न अलग अलग रूप है या फिर अंग है, जिसमें आता है एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। अब इसे हम साधारण शब्दों में समझते हैं कि ये क्या है या फिर इनका काम क्या है। तो विधायिका जो काम करती है वो है कानून बनाने का, यानी कानून बनाना विधायिका का काम है। कार्यपालिका उसे पारित करती है। न्यायपालिका कानून ना मानने वाले को क्या करती है? दंड देगी, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उसे पारित करती है। न्यायपालिका ना मानने वाले को दंड देती है। और इन तीनों के बीच होता है शासन का, क्या होता है? जो सत्ता है उसका बंटवारा, ठीक है। शासन के तीन भिन्न अंग है, इसमें से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। अब यहाँ पर इसे हम कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्या कहा जाता है? सत्ता का जो क्षैतिज वितरण कहा जाता है इसी व्यवस्था को। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर में रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग कर शासन करते हैं। अब शासन कहाँ करते हैं? जनता पे। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये है कि कोई एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। अगर हम इसे हम बेल्जियम से जोड़े, क्योंकि बेल्जियम की समझदारी जो टॉपिक था उसमें ये बताया गया था कि जो व्यवस्था उन्होंने अपनाई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्रियों की जो संख्या होगी वो इक्वल होगी, यानी डच भाषी और फ्रेंच भाषी जो लोगों की है, मेंबर की जो संख्या होगी वो इक्वल होगी, और कोई भी पावर का या फिर कोई भी एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। उसी तरह ये भी है, ठीक है,
कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है, प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। ठीक है, अंकुश का मतलब होता है रोक। अब आता है कि इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है और हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती अवश्य है, परंतु ये संसद के अधीन कार्य करती है। अब आता है न्यायपालिका की नियुक्ति करती है कार्यपालिका, परंतु न्यायपालिका कार्यपालिका पर या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है और इसी व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था को हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। अब आता है सरकार के जो स्तर है उनके बारे में हम जानेंगे। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा हो सकता है। अब अगर हम जाने या फिर सभी को पता होता है या पता होना चाहिए, अब हम जानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो सभी को पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश में शासन करती है, यानी कि पहला जो स्तर है वो है सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार, जो पूरे राष्ट्र में शासन करती है। दूसरा है राज्य स्तर की सरकार, जिसे राज्य सरकार या प्रांत या क्षेत्र सरकार के नाम से जाना जाता है और ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में शासन करता है और देश के अंदर जो राज्य है उनके लिए अलग स्तर की सरकार होती है, जिसे राज्य सरकार या क्षेत्र या प्रांत सरकार कहा जाता है। और सबके अपने अधिकार है, अपने कार्य क्षेत्र है। ठीक है, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्य सरकार बनाई जाती है। एग्जाम्पल में झारखंड में झारखंड सरकार है, बिहार में बिहार सरकार है, सबकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है। अब आता है कई देशों में स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है, कई केवल केवल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केवल एक स्तर की सरकार होती है जो पूरे देश में शासन करती है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का नाम ही नहीं होता है। ठीक है, और कहीं कहीं होती भी है, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, यानी कि पूरा जो शासन है वो केवल सेंट्रल के हाथ में होता है, नाम की केवल स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब जिन देशों में यह व्यवस्था अपनाई गई है यानी कि सत्ता की साझेदारी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में अपनाई गई है। ठीक है, तो जिन देशों में ये व्यवस्था अपनाई गई है जैसे कि भारत, तो संविधान में इस बात का ये प्रावधान स्पष्ट उल्लेख है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर है वो किस तरह बांटा जाए, किसको क्या काम दिया जाए, किसका क्या अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। ठीक है, सबके अधिकार, सबके सारे कानून, सारी चीजें संविधान में पहले से ही वर्णित है। स्टेट गवर्नमेंट से नीचे स्तर की एक और सरकार होती है जिसे हम स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आता है स्थानीय सरकार के उदाहरण में नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत इसके उदाहरण है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से नीचे स्तर की सरकार होती है। होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट और तीसरा होता है जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं। अगर हम बेल्जियम की बात को याद करें तो वहां पर भी तीसरे स्तर की सरकार थी जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता था। ठीक है, जो डच और फ्रेंच वासियों ने बनाया था, जो कि तीसरे स्तर की सरकार थी। अब उच्चतर और निम्नतर स्तर में सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण या फिर सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे कि भाषाई या फिर धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है, और इसी का एग्जाम्पल है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में क्या हुआ था, एक भाषाई आधार में ही इस इस तरह की सरकार बनी थी, वो थी सामुदायिक सरकार, जो कि बेल्जियम में बना था। अब यहाँ पर होता है टॉपिक खत्म। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, और एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।